भाई उस क्लास में चेहरा स्क्रीन की तरफ कर लें, शुक्रिया, मरहबा। अच्छा, लेट द बच्चे कम फर्स्ट, मीनवाइल वी विल डिस्कस फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का कोई एक सवाल पकड़ लें, मिसाल के तौर पे पास्ट पेपर का क्वेश्चन 10 पकड़ लें। एंड लेट द बच्चे कम, लेट द बच्चे कम, द बच्चे आर सपोज टू कम। पेज नंबर 543, पेज 543, पेज 543, एडजस्टमेंट नंबर 5, पेज 543, एडजस्टमेंट नंबर 5, रिक्वायरमेंट। ये पार्ट बी है, IFRS 15 हम 5-10 मिनट में शुरू करने लगे हैं, लेक्चर 110 ही है। पेज 544 पढ़ें जी। प्रिपेयर SOCI इन अकॉर्डेंस विद खाला जी की स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये नहीं होता कि नोट बनाना है, इसका मतलब ये बस SOCI बना दें, सेल कॉस्ट और सेल का फॉर्मेट बना के। कंप्यूट करंट एंड डेफर्ड टैक्स, तो ये उसी तरह का सवाल है जिस तरह मिंट लेमिनेट वाला हमने क्लास में किया था। तो करंट और डेफर्ड टैक्सेस का निकालना है। तो ट्रायल के फेस पर आपको CWIP नजर आ रहा है। आपको पता है ऐसा काम जो भी चल रहा हो और उसमें हम उस काम के लिए लोन ले लें और उस लोन के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे करें, तो वो इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में क्या होता है, कैपिटलाइज होता है। तो 0.5 फाइनल अकाउंट के एंगल से पढ़ के देख लें, कोई रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है 0.5। नहीं, एडमिसिबल इनएडमिसिबल तो IAS 12 के एतबार से बात है ना, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं फाइनल अकाउंट के एतबार से। IAS 12 के एतबार से तो मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, IAS 12 को तो छोड़ो। रेक्टिफाइंग एंट्री कोई करनी है तो बता दें। द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 75 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड ऑन यकम जनवरी 16, हमारे साल का पहला दिन। द लोन वॉज ऑब्टेन्ड ऑन हमारे साल का टू फाइनेंस CWIP, ताकि हम क्वालिफाइंग एसेट बनाएं। क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले। मरहबा, आप अभी आए हो, आप अभी आए हो, ठीक है। अब जो हमारा वैसे लेक्चर का पोर्शन है उसका पिछले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जबरदस्त। HL कैपिटलाइजेस द फाइनेंस कॉस्ट ऑन सच लोन इन अकॉर्डेंस विद IAS 23। HL IAS 23 की रोशनी में इसको कैपिटलाइज करता है। अब आप जरा पकड़ें 75 का लोन किस दिन लिया, साल के पहले दिन। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया या स्टिल 31 दिसंबर को वर्क इन प्रोग्रेस है? तो अगर लोन स्पेसिफिकली लिया जाए, मेरी बात सुने, अगर लोन स्पेसिफिकली लिया जाए प्रोजेक्ट के लिए, तो लोन का जितना इंटरेस्ट बनता है वो प्रोजेक्ट के शुरू होने से प्रोजेक्ट के बंद होने तक एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो प्रोजेक्ट तो पूरा साल चलता रहा, इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो 75 इंटू इज इक्वल टू 7.5। 7.5 की एंट्री क्या होनी चाहिए थी और क्या हो गई है? भाई उधर ही रख दो भी, क्या होनी चाहिए थी और क्या हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सही नतीजे पे पहुंचे हैं, कोई एरर नहीं की अकाउंटेंट ने। 10 लॉन्ग टर्म लोन वाज ऑब्टेन्ड ऑन यकम जनवरी टू फाइनेंस। HL कैपिटलाइजेस, HL कैपिटलाइज करती है फाइनेंस कॉस्ट को ऑन सच लोन इन अकॉर्डेंस विद IAS 23। तो वो कैपिटलाइज करती है। तो अब किया क्या अकाउंटेंट ने, ये उसने नहीं बताया। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो उसने कैपिटलाइज कर दिया है। तो क्या अब मुझे बता दें, इस CWIP में 7.5 या जिसे मैं कह सकता हूं 7500 ही कहूंगा ना, तो इसमें 7500 का इंटरेस्ट पड़ा है, क्या ये गलती है? तो फाइनल अकाउंट का सवाल सॉल्व करते हुए इसकी कोई रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं बनेगी। हाँ, जब आप IAS 12 की तरफ मूव करेंगे ना, तो मेरा मशवरा है कि 1,45,000 को लिफ्ट ना कराया करें,
मैंने आपको कहा था 1,45,000 को लिफ्ट ना कराया करें। IS-12 की तरफ जब आप मूव करेंगे तो आप CWIP में खाली इंटरेस्ट से खेल लें। CWIP में इंटरेस्ट कितना डाला हुआ अकाउंटेंट्स ने? टैक्स वाले क्या कहेंगे, इसको बैलेंस शीट में शो करो या एक्सपेंस डालो, तो टैक्स बेस इसकी 0 ले लीजिएगा। और करंट टैक्स की वर्किंग में आप लेस कर दीजिएगा 7500। इसका आपको तरीका ये बताया था कि अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में डालते हैं, टैक्स वाले उठा के एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, और ये लिखा भी हुआ है उसने। However, financial charges are admissible as an expense, खर्चे के तौर पे माइनस करने की जाते हैं अंडर द टैक्स लॉस। तो IS-12 के एतबार से ये नोट कर लें। कैरिंग अमाउंट 7500 आएगी। इसी ऑन कर दो यार ये वाला, बाकी किसी ने जगह चेंज करनी तो फिर वो जगह चेंज कर ले। तो बकर आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल बेहतर नहीं, मैं तो आपके लिए करूंगा इधर। ना पंगे ना लिया करो यार। ये शहजादे अच्छा उधर पहुंचे हुए हैं, ये उधर गेम डालने गए हैं। भाई शोर ना मचाना, शोर ना मचाना। मुझे लगता है आप जिंदगी को बहुत करीब से देखना चाह रहे हो। ओके ठीक है जी, बस ओवर। IFRS 15 निकाल लें। मोहतरम 5 स्टेप्स बताएं। पेज नंबर 315, 5 स्टेप्स। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट में 5 बातें होती हैं, और 5 बातों के बाद मैंने बताया था कि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मसला भी हो तो रेवेन्यू बुक हो सकता है, और फिर एक चीज़ ऐसी बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर होली अनपरफॉर्म्ड हो, चलें वो अगली क्लास में रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे पिछली क्लास में मोबाइल वाला सवाल किया, क्या क्या आप डिलीवर करेंगे कस्टमर को। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, वो जो सबसे एंड पे यहाँ लिखनी होती है, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इसके बाद एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस एंड रिकॉर्ड द रेवेन्यू जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो। ओके, हमारा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ना, जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो ये वाला है, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। इस कॉन्सेप्ट पे कल की हमारी पूरी क्लास होगी, जिसमें हम देखेंगे कि सेलर कस्टमर से वादे कितने कर रहा है। उसमें हम बताएंगे कि बर्गर, फ्राइज और बोतल क्या अलग अलग 3 वादे थे या एक ही वादा था, और इसको साबित करते करते 1 घंटा कल ऐसे निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा कि बर्गर, बोतल और फ्राइज अलग अलग चीजें थी या नहीं। तो हमारा जो सबसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड में, वो ये है आइडेंटिफाई करें वादे कितने हैं। अभी तक मैंने इस बात पे बहस नहीं की है सवाल में, अभी तक किसी सवाल में बहस नहीं की। अलग अलग वादे गिवन होते थे, वो हम एज इट इज पकड़ लेते थे। अच्छा, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करते हुए हम एक बात कर चुके हैं, वो जो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आता था वो ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर डिस्कस होता था, और एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस की डिस्कशन हमने आज की है। कैसे? वो काफी डिस्काउंट के सवाल किए थे पार्ट ए में। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, और इन द एंड रिकॉर्ड रेवेन्यू करें जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो। अब जरा एक ओवरव्यू लेते हैं, पेज 317। स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। ये हमने पढ़ा है। अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रहता है। अभी आपको मैं कोई टिक टुक करने को नहीं कह रहा, एक ऐसे ओवरऑल व्यू दिखा रहा हूं आपको। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इस पे मैंने आपको बताया कल की क्लास में, ये थ्योरी की चीज डिस्कशन है सारी। कल की क्लास में घंटा थोड़ा लग जाना है, लेकिन बड़ी मजे की डिस्कशन है। ये वाला ऐसी भी यार चला दो बकर आके। ओके, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इसमें मुझे बता दें, क्या हमने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पढ़ लिया? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पढ़ लिया। आज हमने इस क्लास में वेरिएबल कंसिडरेशन,
नॉन कैश कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर पढ़ना है। ये बड़े आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे सवाल हैं इसके भी, और ये IAS 37 में आपने ऑलमोस्ट इसी चीज़ें की हुई हैं, इसलिए इन पे टाइम नहीं लगेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया हुआ है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। उसके बाद आज हमने पढ़ा है एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, पार्ट ए में एलोकेट द, उसमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस की बेस पे हम एलोकेशन कर देते हैं डिस्काउंट्स वगैरह की, और ये उसकी ऐसी एग्जांपल्स हैं कुछ। इसमें 3 अप्रोचेज हैं, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस अप्रोच और रेजिडुअल अप्रोच। उन तीनों के सवाल किए हैं। अगर ये सवाल आपको होमवर्क में टाइम मिला तो ये पेज नंबर 337 लिख लें बस। पेज 337 पे ये वाले सवाल अगर रिवीजन आपने करने हुए 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स और 4 इस तरह के 1-2-3 और सवाल हैं, अगर आपने करने हुए तो आप कर सकते हैं। पेज 337 और 338 वाले सवाल अगर टाइम मिला, वरना कोई जरूरत नहीं, बाद में भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा रिकॉर्ड रेवेन्यू, जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो। अच्छा जी, आज की अब हमारी डिस्कशन है मोहतरम, आई होप सारे हजरात आगे होंगे। वो बड़ी आसान डिस्कशन रखी है आज, वेरिएबल कंसिडरेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन, जिसमें मैं आज बात करूंगा इंसेंटिव्स की और पेनल्टीज की, इंसेंटिव्स की और पेनल्टीज की। पेज 331, 327 आपने एक बंदे को कहा मेरा घर बना के दे दो, अगर जल्दी बना, मेरा घर बना के दे दो 1 करोड़ में, अगर जल्दी बना दिया तो 2 लाख और दे दूंगा, अगर लेट बनाया तो 1 लाख जुर्माना डालूंगा। ये 2 लाख और दे दूंगा क्या होता है? इंसेंटिव, और 1 लाख पैसे काटूंगा, पेनल्टी। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 प्राइसेस होती हैं, एक होती है फिक्स्ड प्राइस, एक होती है वेरिएबल। आपने अपना घर बनवाना है तो आपने कॉन्ट्रैक्टर से कहा यार ये घर बनाना है 10 मरले का, उसने कहा यार 1 करोड़ में बन जाएगा। आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगली बात बताओ, अगर तुमने 14 अगस्त से पहले बना दिया, मुझे आज़ादी होने से पहले 14 अगस्त से पहले तुमने बना दिया, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ भी दूंगा, 2 लाख भी दूंगा। तो 2 लाख वेरिएबल कंसिडरेशन है जो आप इसको इंसेंटिव दे रहे हैं, और अगर तुमने घर लेट कर दिया 14 अगस्त से तो फिर मैं तुम्हारी लाख रुपया पेनल्टी काटूंगा, फिर मैं तुम्हें 1 करोड़ जमा 2 लाख दूंगा या करोड़ माइनस 1 लाख। इंसेंटिव जैसे IFRS 15 में पढ़ा था ना, डिस्काउंट माइनस होता है, प्रीमियम ऐड होता है। तो इसी तरह अगर मैं, कोई बंदा मेरा घर बना रहा है तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए के ऊपर के पैसे दूं तो वो इंसेंटिव होगा, और अगर 1 करोड़ रुपए पे जुर्माना काटूं तो वो क्या होगा? पेनल्टी। अच्छा मुझे बता दें, मैंने सेलर की अकाउंटिंग करनी है या बायर की? मैं जो घर बनवा रहा हूं मेरी अकाउंटिंग है, या डीलर जो घर बना के दे रहा है, जो घर बना के दे रहा है उसकी अकाउंटिंग हमने करनी है, क्योंकि रेवेन्यू तो उसका होगा ना, मैं तो घर बनवा रहा हूं, रेवेन्यू उसका होगा। तो वो आप परेशान होगा क्या कि 1 करोड़ तो मुझे आना ही आने, ऊपर 2 लाख आने या नहीं आना, या फिर 1 लाख का पेनल्टी पड़नी है या नहीं पड़नी। स्टैंडर्ड कहता है सोचो, स्टैंडर्ड आज जाके आपको पता है IFRS 15 की वही सुई अड़ी, सोचो, अपने लेबर से मशवरा करो, घर में जाके बेगम है बाजी, उनसे मशवरा करो, तो बेगम से जाके मशवरा करो, बेगम से पूछो, बेगम मलका मेरी बताएं आपका क्या राय है, मैं जो है एफिशिएंटली जो है वो ये सारा प्रोजेक्ट टेकअप कर पाऊंगा? उन्होंने कहा नहीं तो कोई नहीं, पेनल्टी तुझे देनी पड़ेगी सरताज, मैं तुझे सलूट करती हूँ। 14 अगस्त क्या, तूने अगले साल 14 अगस्त को प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, मुझे पता है, तेरा सोया रहता है तू, कभी क्लास में लेट आता है। अच्छा तो अब मुझे बता दें क्या किया जाएगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सोचा जाएगा, क्या सोचा जाएगा कि मैं जल्दी डिलीवर कर दूंगा चीजें या लेट डिलीवर करूंगा। ओके, तो मुझे आप सवाल कर दें, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 कर दें। मैंने आपको बताया आज की क्लास में करना सब कुछ आपने ही, आसान आसान से काम है। एग्जाम्पल 5 यार, ये होगी पेज नंबर ना 330 पे, 330 पे। उस क्लास में ना ऐसे करके नहीं बैठना, बॉल पॉइंट पकड़ें हाथों में और कैलकुलेटर पकड़ें और चलें। फिक्स्ड प्राइस मुझे बताएं और वेरिएबल प्राइस बताएं।
रेवेन्यू निकालने कितने, रेवेन्यू कितना बुक होगा? व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस, या रेवेन्यू लिख लें आगे, व्हाट इज द रेवेन्यू? एन एंटिटी, एंटिटी सेलर होगा यार, अ सेलर, अ बिल्डर, a builder enters into a contract for the construction of a building at a total contract price of 1000. फिक्स प्राइस बताएं जी, 1000 million with a completion date of 31 December. The contract specifies a performance bonus of 200 million. 200 million आपको और मिल जाएगा if the project is completed within stipulated time. स्टिपुलेटेड कोई वो चीज नहीं है, स्टिपुलेटेड मींस कि ऊपर वाले टाइम में, तो ऊपर वाले टाइम में स्टेपलर नहीं है ये। अगर ऊपर वाले टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो बड़ा हम तुमको 200 मिलियन और देगा, तो हम आपको 200 मिलियन और देंगे बेस्ड ऑन द एंटिटी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। सोचो सोचो सोचो, बेस्ड ऑन द एंटिटी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 90% चांस ऑफ टाइमली कंप्लीशन। ये 90% कोई अमाउंट पे लगाना नहीं है आपने, ये 90% का मतलब होता है हाई चांस। हाई चांस है, IS 37 टाइप बात है ना, हाई चांस है कि हमें इंशाल्लाह प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा कर देंगे। बता दें जी, तो इंशाल्लाह अगर कर दिया पूरा तो पूरा 200 मिल जाएगा, तो ये परसेंटेज अप्लाई नहीं करनी इधर आपने, ठीक है। तो हाई चांस है कि, अच्छा अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, 90% चांस है कि 200 मिलेगा और 10% चांस है, भाई अटेंटिवली सुने बातों को, 90% चांस है कि 200 मिलेगा और 10% चांस है कि अंडा मिलेगा। अंडा भी नहीं मिलेगा बल्कि गोल वाला, 0 में मिलेंगे। तो 10% चांस है कि अंडा मिलेगा। अब ज्यादा चांस क्या है, 200 मिलेगा। तो जब ज्यादा चांस है 200 मिलेगा तो फिर रेवेन्यू किस पे बुक करें? अच्छा, अगला सवाल मेरा, ये इंसेंटिव है या पेनल्टी है? अगर इंसेंटिव है तो ऐड करने, पेनल्टी है तो माइनस करनी है। तो कौन सा साइन लगाऊं? ऐड का, ऐड इंसेंटिव, हाई चांस है मिलने का। तो रेवेन्यू किस पे बुक करेंगे? 1200। 1200 इज माय ट्रांजैक्शन प्राइस। डन जी। चलिए एग्जांपल 6 कर दो। ठीक है, हंस के अब आपने उसका देख लिया, आगे चलो, मुझे भी हंस के देख लो। अच्छा, टाइटेनियम लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद डेल्टा टू सप्लाई लैपटॉप्स। टाइटेनियम कोई हफीज सेंटर में होगा, जो लाहौर के रहने वाले हफीज सेंटर लैपटॉप्स की मार्केट है। टाइटेनियम लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद डेल्टा टू सप्लाई लैपटॉप्स एट रोल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 50 लाख बाय 30 जून 2003। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स अ पेनल्टी ऑफ 4 लाख इफ द लैपटॉप्स आर नॉट डिलीवर्ड बाय स्पेसिफाइड डेट। सेलर के जूते पहने, लैपटॉप बेच के मिलना कितने? 50 लाख। लैपटॉप बेच के मिलना कितने? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो लैपटॉप बेच के मिलना कितने? 50 लाख। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि 4 लाख तुम्हें पेनल्टी पड़ेगी सेलर, जो लैपटॉप बेचने वाला है, अगर तुमने लैपटॉप टाइम पर डिलीवर ना किया है। तो आगे मत पढ़ें। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आप सेलर हैं और टाइम पर डिलीवर कर दें तो 50 लाख मिलेगा, यहां बोनस कोई नहीं है। टाइम पे डिलीवर कर दें तो 50 लाख मिलेगा। मुराकबे से बाहर आए, बिस्मिल्लाह। अगर टाइम पे डिलीवर कर दें तो 50 लाख मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर टाइम पे डिलीवर ना करें तो 50 लाख माइनस 4 लाख, कितना? 46 लाख मिलेगा। अब आप सेलर हैं, सोचें 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 सोचें, बेस्ड ऑन टाइटेनियम, सोच 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 विद सिमिलर अरेंजमेंट। इसका अंदाजा है हाई चांस है कि मैं डिलीवरी टाइम पे करूंगा। इसका क्या मतलब है? आप
पेनल्टी मुझे पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पेनल्टी नहीं पड़ेगी। तो अब मेरी फिक्स्ड प्राइस क्या है? 50 लाख। क्या पेनल्टी माइनस करूं? तो पेनल्टी माइनस करने की कोई जरूरत, क्योंकि हाई चांस है कि डिलीवरी टाइम ले आ जाएगी। और अगर हाई चांस होता है कि डिलीवरी लेट होगी तो लिखें, अगर हाई चांस होता कि डिलीवरी लेट होगी तो 460000 पे रेवेन्यू बुक करते। अगर हाई चांस होता कि डिलीवरी लेट होगी तो 460000 पे रेवेन्यू बुक करते। $50 माइनस 4 लाख, ऐसे ही है। हाँ 50 से ऊपर। अच्छा यार, अब ना थोड़ी बात आगे लेके चलते हैं। यहां तक जो 2 सवाल थे ना, उनमें 2 पॉसिबिलिटीज थी। 2 पॉसिबिलिटीज थी। क्या? अब मेरी बात समझिएगा। 2 पॉसिबिलिटीज थी। 90% चांस है कि हम टाइम पे बिल्डिंग बना के दे देंगे। एक और बात भी तो है ना इस सवाल में, 10% चांस है कि हम लेट बना के देंगे, लेकिन उसको तो हमने फारिग कर दिया था। बस 90% चांस है, इसका मतलब अल्लाह का शुक्र है हमें पूरा 200 मिल जाएगा। इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 90% चांस है कि ये होगा, 10% चांस है कि ये होगा। इधर भी 2 पॉसिबिलिटीज थी। क्या? 70% चांस है कि हमें पेनल्टी नहीं पड़ेगी, तो अल्लाह का शुक्र है फिर नहीं पड़ेगी। और 30% चांस है कि हमें पेनल्टी, लेकिन फिर कहां पड़नी है, छोड़े पर उस बात को हमने इग्नोर कर दिया। यहां 2 पॉसिबिलिटीज थी। अब मैं आपको सवाल करवाने लगा हूं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वाला, लेकिन यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज थी। अच्छा, आप समझ रहे हैं, मैं अपने लिए लिख रहा हूं ताकि मुझे पेपर में याद रहे। 2 पॉसिबिलिटीज थी। यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज थी। अच्छा जी, आगे चलें। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, पिछला सफा। A construction company enters into a contract to build an asset for 9 lakh. Fixed price? No lakh. Fixed price with an expected completion date of 30 नवंबर 2010। आपने जाके किसी बिल्डर से कहा, बिल्डर मेरा घर बना दो। बिल्डर ने कहा 9 लाख लूंगा। आपने कहा बड़ी 30 नवंबर 2010 तक मेरा घर डिलीवर कर दी, वरना देख की तेरे साथ क्या होती है। 30 नवंबर 2010 तक घर डिलीवर कर दो मेरा। लेकिन मेरे डियर, मेरे भालू, मैं तुझे 2 लाख और दूंगा। अगले ने कहा कब? अगर तू मुझे 5 महीने पहले घर बना दे। अगर तू मुझे, जो भाई लेट आए हैं पे 329 निकालना है, अगर तू मुझे 5 महीने पहले घर बना दे तो मैं तुझे कितने पैसे दूंगा? 2 लाख और दूंगा। और बोनस विल डिक्रीज बाय 20%, लेकिन बोनस 20% कम कर दूंगा मैं फॉर ईच मंथ ऑफ डिले फ्रॉम 30 जून। अगर 30 जून से लेट हुआ तो फिर मैं बोनस क्या कर दूंगा? तेरा डिले कर दूंगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जाके सोचा मुझे बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें इसने 2 पॉसिबिलिटीज नहीं बनाई, इसमें इसने ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनाई। अब ज्यादा पॉसिबिलिटीज में हम समेशन एक्स, पता नहीं समेशन पी क्या कहते हैं आप उसे, समेशन वाली एक वर्किंग किया करेंगे। वो पढ़ें जरा आप। द कंस्ट्रक्शन कंपनी का अंदाजा है
कि 30 जून तक मैं अगर घर बना दूं तो उसका चांस 80% है। अगर मैं 31 जुलाई तक घर बना दूं, 1 महीने के डिले से, उसका चांस 15% है। और अगर मैं 31 अगस्त तक घर बना दूं, वैसे तो 30 नवंबर तक बना के देने, लेकिन उसका ख्याल है 30 नवंबर तक प्रोजेक्ट नहीं जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर मैं 31 अगस्त तक बना दूं, 2 महीने का डिले पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में मेरा चांस कितना है? 5%। अब आप लोग मुझे पहले ये बता दें कि फिक्स्ड प्राइस कितनी है? फिक्स्ड प्राइस 9 लाख। तो फिक्स्ड प्राइस को तो मैं एज इट इज पहले लिख लेता हूं, और रिक्वायरमेंट में सवाल की अभी नहीं पढ़ा। फिक्स्ड प्राइस को एज इट इज लिख लेते हैं। पहले ये लिख लें, मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज। दो नहीं है, 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। अब आपने ना जरा डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन करना है जी मोहतरम। फिक्स्ड प्राइस 9 लाख, और सवाल में क्या अवेलेबल है? बोनस या पेनल्टी? बोनस या इंसेंटिव? इसे मैंने ऐड करना है, लेस। अब मैं वर्कआउट करूंगा, अब वो पुराना तरीका नहीं चलाना, अब मैं वर्कआउट करूंगा, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 से ज्यादा। जब 2 थी तो मैंने कहा था दोनों में से बड़ी वाली उठा लें। अब बड़ी वाली नहीं उठानी, अब बड़ी वाली नहीं उठानी। अच्छा, वैसे पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन साइड पे करके रख लें। मैं मुझे ये बता दें, अगर मैंने 30 जून को घर बना दिया तो मुझे बोनस कितना मिलना है? 2 लाख। अभी ये मत बताएं मुझे इसका चांस कितना है, मुझे बताएं मिलना कितना है? 2 लाख। अच्छा, इसको ना अकाउंटिंग से हट के पढ़ें, सादा सी बातें हैं। कहीं घर बन रहा था तो आप चले गए वहाँ पे, लोगों ने कहा जरा साइड पे होके खड़े सॉरी हाँ जरा साइड पे हो गया। आपने कहा हो की रहा है? तो उन्होंने कहा जी हमने वादा ये किया कि अगर 30 जून तक घर बना दिया तो 2 लाख मिल जाएगा। अगर महीने महीने का डिले आता रहा तो बोनस को 20% से क्या करते रहेंगे? कम करते रहेंगे। अब आप मुझे बता दें, अभी ये वाली परसेंटेज ना देखें, अभी मुझे सिर्फ आप ये वाली परसेंटेज देखें। द बोनस विल डिक्रीज बाय 20% फॉर ईच मंथ ऑफ डिले फ्रॉम 30 जून। अब अगर 31 जुलाई को मैं घर बना के दूं तो क्या मुझे बोनस पूरा मिलेगा या बोनस में 20% माइनस करके मिलेगा? 2 लाख माइनस 20% ऑफ 2 लाख कितना हो गया? अगर मैं घर बना के 2 महीने बाद तो मुझे पूरा 2 लाख मिलेगा या 1,60,000? 1,60,000। लेकिन अगर मैं घर 2 महीने बाद बना के दूं तो फिर मुझे कितना मिलेगा? यार इसमें ना दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ लोग 1,60,000 में से माइनस करेंगे, बेहतर है आप 2 लाख को ही बेस बना के चलें, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। एक ये लीज वाला तरीका भी था ना, 2 लाख इंटू 80% और 1,60,000 इंटू 80%, ये भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फिगर थोड़ी चेंज आएगी। मैं एक और तरीके से कर रहा हूं, मैं जरा सिंपल रख रहा हूं। 2 लाख माइनस 20% ऑफ 2 लाख माइनस 20% ऑफ 2 लाख, यानी 2 दफा 20% में माइनस कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब ये 20% में 2 लाख को ही लगा रहा हूं जी। क्या जवाब आ गया? 1,20,000। लेकिन जरा कैलकुलेटर पकड़े, एक और तरीके से लीज में सिखाया हुआ है, वो जरा पकड़े कैलकुलेटर। रेंटल्स डिक्रीज बाय, कैलकुलेटर पकड़े, 2 लाख जरब 80% 160, 160 जरब 80% 128। वो फिर डिफरेंट जवाब आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जामिनर को इतना बॉदर नहीं करेगा इस बात पे। तो ये कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जिस पे आपको वो पनिश करेगा। तो ये दोनों तरीके सही हैं। अच्छा जी, अब अगर मैं बिल्डर हूं और मुझे लग रहा है कि मैं 30 जून तक घर बना दूंगा तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कितना मिलना है? 2 लाख। अगर मैं 31 जुलाई को घर बना के दूंगा तो 1,60,000। और अगर मैं 2 महीने भी नहीं तो हाँ टोटल 2 महीने डिले करूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? सिर्फ 1,20,000। अब ऐसी सूरत में पॉसिबिलिटीज 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं? जब पॉसिबिलिटीज 2 से ज्यादा हो तब आपने वेटेड एवरेज कैलकुलेशन करनी है। तब आपने वेटेड, ये प्रेफरेबल है स्टैंडर्ड में कि जब पॉसिबिलिटीज 2 से ज्यादा हो। या तो एक पॉसिबिलिटी होती है ना कि 80% चांस है ये मिलेगा, 20% चांस है ये मिलेगा, फिर तो कुछ और होता। अभी 80-20 नहीं है, 80-15-5। कल कल को पेपर में सवाल आएगा 80-10-5-5, आगे भी बढ़ सकते हैं ना,
तो इसलिए इस डेटे में ना एवरेज लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा इंवॉल्व हो गई है। जब दो पॉसिबिलिटी थी, अनसर्टेनिटी कम थी, अब दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई। तो अब फिक्स अमाउंट्स की तरफ ना जाएं, एवरेजेस लेने की कोशिश करें। तो ट्राई करें एवरेजेस लेना, वर्कआउट करें बोनस। 2 लाख मिलने का चांस 80%। अब परसेंटेजेस लगाएं, आगे बोलें। 160 मिलने का चांस कितने परसेंट? 15%। पहले मैंने कहा था बोनस में परसेंटेज नहीं लगानी पिछले दोनों सवालों में, अब मैं कह रहा हूं परसेंटेज लगाएं। 120 मिलने का चांस कितने परसेंट? 1,90,000। यार ये 1,90,000 2 लाख के करीब क्यों है और 1,20,000 से दूर क्यों है? एक्सेलेंट। ये 1,90,000 2 लाख के करीब क्यों है और 1,20,000 से दूर क्यों है? क्योंकि इसके मिलने का ज्यादा चांस है ना, इसलिए करीब करीब 1,90,000 क्या है। अब बता देंगे बोनस कितना मुझे मिलेगा? शायद 1,90,000 मिले, लेकिन अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। कभी मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कभी लेबर स्ट्राइक कर रही है, तो अनसर्टेनिटी आ जाए तो वेटेड एवरेज कैलकुलेशन की तरफ मूव कर जाए। 1090,000 नोट कर लें। पहले एक उर्दू में फिक्रा लिख लें। 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हों तो फिर वेटेड एवरेज टाइप कैलकुलेशन करनी है। दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हों, दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हों तो वेटेड एवरेज टाइप कैलकुलेशन करनी है। इसका नाम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालें, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो वेटेड एवरेज करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। जब दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो तो वेटेड एवरेज टाइप कैलकुलेशन करें, इसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अच्छा, अब मोहतरम सवाल की रिक्वायरमेंट में पढ़ता हूं। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। इधर आ जाओ जरा। कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, प्रेफरेबल इन दिस सिनेरियो बिकॉज मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज। बिकॉज ये सारा लिखें यार, बिकॉज मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज, बिकॉज मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज। 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तो प्रेफरेबल क्या है? कौन सी वाली कैलकुलेशन करें? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। लेकिन एक और मैंने ऑप्शन डाली आगे, यूज द मोस्ट लाइकली। इससे पहले ना हम एग्जाम्पल 5 में आए मोस्ट लाइकली कर रहे थे। मोस्ट लाइकली इसमें हम परसेंटेज अप्लाई नहीं कर रहे थे, बस ज्यादा परसेंटेज वाली अमाउंट को पूरा उठा रहे थे। मेरी बात सुनिए, इसमें हम अमाउंट पे परसेंटेज अप्लाई नहीं कर रहे थे, ज्यादा परसेंटेज वाली अमाउंट को पूरा उठा रहे थे। और इधर हम परसेंटेजेस अप्लाई कर रहे हैं, जो ये वाला सवाल किया मैंने। ओके, यूजिंग द मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड नॉट प्रेफरेबल इन दिस सिनेरियो। इस सिनेरियो में ये प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप मोस्ट लाइकली वाली कैलकुलेशन भी जरा करके बताएं। रिक्वायरमेंट नंबर बी, फिक्स्ड प्राइस कितनी? 9 लाख। मोस्ट लाइकली पता क्या होता है? जो सबसे ज्यादा होने का चांस है। सबसे ज्यादा होने का चांस क्या है? 80%। तो इसकी अब अमाउंट उठानी है बगैर परसेंट। ये आप पिछले वाले मेथड से सॉल्व कर, इसका नाम है मोस्ट लाइकली। एक्सपेक्टेड वैल्यूज नहीं अब निकालनी, मोस्ट लाइकली। ऐड कर दूं कितना बोनस?
2 लाख बोनस या वो वाला बोनस जिसका चांस सबसे हाई है, वो वाला बोनस पूरा जिसका चांस सबसे हाई है। परसेंटेज नहीं लगानी। 11 लाख। चलें जी, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी वाली अमाउंट को पूरा उठाना है। 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, हर पॉसिबिलिटी की अमाउंट निकालनी है और बार बार परसेंटेज लगानी है। अब मैंने एक ऐसा सवाल आपके सामने रख रहा हूं जिसमें ये दोनों सिनेरियोज डिस्कस हो रहे हैं। 5 मिनट है ये सवाल करने। एग्जाम्पल नंबर 7। 3 से 4 मिनट बाद लोग जवाब बताना शुरू कर देते हैं इसका। रेवेन्यू बताएं कितना बुक करना है इसने। सही सही ले ले यार, तो छेती करें। ये बबलू सोता क्यों है तो इतना? क्या केमिकल पी के? चल गया है आपका इसका मजाक? चलो ठीक है, फिर गया। चलें जी, गुजर हो आप। चलो 2633 नताए जाने लग गए हैं। 2633 ठीक है जवाब ठीक है। जी और भाई हाथ खड़ा करें, इसने कैलकुलेट कर लिया। खुशी खुशी क्लास से आज बाहर जाना है, हंसते खेलते कूदते छलांगे मारते बबलू बन के। अच्छा, बाहर सड़क पे इशारे पे लोग के पता नहीं की हो गया है। चलो एग्जाम्पल 7। अच्छे अच्छे बच्चे नहीं आए हुए बेचारे। 4 तो नहीं भाई ना, आपसे 5 की बात हुई है। इंशाल्लाह 5 तक हो जाएगा ताकि उसके बाद आपके पास 30 दिन हो जाए। मैं एक एक दिन गिन रहा था उस दिन। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड अ कस्टमाइज्ड एसेट। कस्टमाइज क्या होता है? उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द एसेट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। ये क्या मतलब है यार? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। ये एसेट उसको फौरन दे देंगे या आहिस्ता आहिस्ता बना के देंगे? आहिस्ता आहिस्ता बना के देंगे। सेटिस्फाइड ओवर टाइम, जैसे जमादार है आहिस्ता आहिस्ता सर्विस देता है, फुल स्टॉप, सफाया आहिस्ता आहिस्ता करता है। द प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन इज 25 लाख। ये क्या कौन सी प्राइस हो गई? फिक्स। फिक्स।
दो के गुजर साहब आपने पार्ट ए मिस कर दिया, लेकिन आपकी लक ये है कि पार्ट बी का पार्ट ए से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका लक है। अच्छा, फिक्स प्राइस जी, भाई ने खांसी कर ली, हम आगे चलते हैं। बट आ गया इधर क्लास में, बट that amount will be reduced or increased depending upon the time of completion of asset। तो अब ये कंसिडरेशन फिक्स हो गई या वेरिएबल? वेरिएबल। स्पेसिफिकली कहते हैं, खुल के अगर मैं आपसे बात करूं तो शर्म शुर्म मेरे में कोई नहीं, खुल के अगर बात करूं, फॉर ईच डे आफ्टर 31 मार्च, बचपन में कहते थे ना 31 मार्च आएगी, कईयां नु हंसाएगी, कईयां नु रुलाएगी, रिजल्ट आता था मैट्रिक का। अच्छा, स्पेसिफिकली फॉर ईच डे ऑफ 31 मार्च, 31 मार्च ना, आप लोगों को बहुत पुराने बचपन की बात है, आप लोगों को कुछ एडवांस वर्जन निकाला होगा इसका। स्पेसिफिकली फॉर ईच डे आफ्टर 31 मार्च, 31 मार्च के बाद हर दिन डेट एसेट इज इनकम्प्लीट, अगर एसेट नामुकम्मल हुआ, द प्रॉमिस प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय, तो ये पेनल्टी होगी। हर दिन के बदले कितना जुर्माना? 10,000 रुपए। अब कॉन्ट्रैक्टर लेबर को चंडे मार मार के उठाया करेगा, उठ जाओ भाईजान छेती करो, काम मुकाओ, फुल स्टॉप। फॉर ईच डे बिफोर 31 मार्च, अगर 31 मार्च से पहले काम हो गया तो फिर ऐसी सूरत में हर दिन के बदले द प्रॉमिस कंसिडरेशन विल इंक्रीज बाय 10,000। तो अगर 31 मार्च के बाद काम मुकम्मल हुआ तो रोजाना 10,000 जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर 31 मार्च से पहले काम मुकम्मल हुआ तो 10,000 की रोजाना के एतबार से बोनस मिलेगा। इन एडिशन, अच्छा ये जो है ना, ये एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी है। अब बिल्कुल एक तीसरी स्टोरी शुरू हो रही है सवाल में। इन एडिशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ एसेट, जब एसेट मुकम्मल होगा एक थर्ड पार्टी आएगी, शेख रशीद। शेख रशीद आएगा और शेख रशीद आके घर का मुआयना करेगा, मुआयना करके देखेगा इफ द एसेट रिसीव्स अ स्पेसिफाइड रेटिंग, और अगर शेख रशीद ने जाते हुए थम्स अप कर दिए तो सेलर को बोनस मिलेगा 1.5 लाख। सेलर को बोनस क्या मिलेगा? देयर इज अ 90% चांस दैट दिस अमाउंट विल बी, और 90% चांस है कि ये अमाउंट रिकवर होगी। अब मुझे बता दें, क्या ये दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग बातें हैं? ये वक्त पर काम करने या ना करने का जुर्माना या जजाए, ये क्वालिटी का काम करने के ऊपर सजा जजाए, ऐसा ही है, ये सजा है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वालिटी का काम करने के ऊपर बेनिफिट मिलेगा, और ये दिनों के एतबार से या आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी या आपको बोनस मिलेगा। अब कंसिडरिंग द वेरियस अनसर्टेनिटी इन डिसाइडिंग whether the construction could be completed in the given deadline, project manager has presented the following probabilities: 1 day late, 2 day late, 3 day late। मेरे ख्याल से तो अब ये ग्रीन वाली लाइन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसकी तो उसने आगे इधर ही बात कंप्लीट कर दी थी 90% का लॉस लिख के, तो अब ये ग्रीन वाली लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये जी एक रिदम बनता है पूरे सवाल का। ये फिक्स प्राइस थी, ये भी वेरिएबल कंसिडरेशन थी, इसकी थोड़ी सी डिटेल इधर है, थोड़ी सी इधर है, और ये भी वेरिएबल है। आप बता दें, हमने 2 मेथड्स पढ़े हैं। एक मेथड में हमने परसेंटेज अप्लाई नहीं करनी, ज्यादा परसेंटेज वाली पूरी अमाउंट उठानी है, और दूसरे मेथड में अगर 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तो हमने साथ साथ क्या लगानी है? परसेंटेज लगानी है। अच्छा जी, क्या मैं कह सकता हूं कि इधर 2 पॉसिबिलिटीज हैं? अगर इधर 2 पॉसिबिलिटीज हैं तो इधर मैं कौन सा मेथड उठाऊं? तो अब मैं ज्यादा परसेंटेज वाली फिगर उठाऊंगा जी। देयर इज अ 90% चांस कि ये पैसे मिलेंगे, फिर पूरे पैसे उठा लूं। 1 लाख बोनस को क्या करना है? ऐड करना है। ये मेरे क्वालिटी वर्क में मिलेगा, अच्छा काम करने पे। इधर पॉसिबिलिटीज बताएं, मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब मुझे एक तो ना पहले रुपीज निकालने पड़ेंगे हर एक के। अगर एक दिन लेट करूं, कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया लेट ही होना है, मैनेजर ने हमारे मशवरा दे दिया भाईजान लेट ही होना है,
बॉस जो आप करते हैं वो मुझे भी पता है, दिल में सोच रहे हैं, लेट ही होना है। ऐसी सूरत में कितना जुर्माना? अगर 2 दिन लेट हो 20,000 जुर्माना, 3 दिन लेट हो 30,000 जुर्माना। अब क्या जुर्माना ज्यादा परसेंटेज वाला पूरा 10 उठाऊं या परसेंटेज लगाऊं? मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाएंगे। ये 2 बातें जरूर लिखनी है आपने, मोर देन 2 इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, 2 पॉसिबिलिटीज मोस्ट लाइकली, ये 2 बातें जरूर लिख लें। ले आओ भाई इधर। अब पेनल्टी है या इधर भी बोनस है? मैनेजर ने कह दिया लेट ही होना है काम, पेनल्टी है, इसकी क्या कर लें? वर्किंग। वर्किंग क्या करनी है? बस ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। जी बोलें। ये मैंने ऐसे रिदम में नहीं लिख रहा, वो जगह नहीं थी ऐसे। 30,000 इंटू 100% प्लस नहीं माइनस, हाँ लेस 17,000 26। आसिम क्या गलती की थी? नहीं किया था सवाल, ठीक है। गलती नहीं की थी कोई, आपने तो शर्ट पे लिख लाया गॉट इट, ये पता नहीं क्या गॉट। यार ये फिर किसी दिन देख लेंगे, ये कोई ना है नहीं। कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, ये कर लिया। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट याद आ रहे हैं? डेटर वाले सवाल सारे, डेटर वाले सवाल सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। नॉन कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन, ये तो एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। कॉलेज के अंदर पेज नंबर 334, पेज नंबर 334, एन एंटिटी जमादार भंगी enters into a contract with a Nestle. A jamadar enters into a contract with a Nestle to provide a weekly service for 1 year. तो 1 साल तक हर हफ्ते आपको सफाई करके देता रहूंगा। The contract is signed on यकम जनवरी 2001 and work begins immediately. और जमादार ने सफाई करनी शुरू कर दी। जमादार ने थोड़े वक्त गुजरने के बाद पूछा, 1-2 लम्हे, बदले में मुझे क्या देंगे? मैं सफाई करूंगा, आप मुझे बदले में क्या देंगे? इन एक्सचेंज फॉर सर्विस। वैसे जमादार सेलर है, जमादार की अकाउंटिंग करने लगे हम, क्योंकि उसने रेवेन्यू बुक करना ना। जैसे जैसे वो सफाई कर रहा होगा वैसे वैसे वो सोच रहा होगा मैं रेवेन्यू बुक करूं। इन एक्सचेंज फॉर सर्विस, सर्विस के बदले द नेस्ले प्रोमिसेस इट्स ओन 80 शेयर। तू जमादार से कंपनी का मालिक बनता रहेगा, जैसे जैसे सफाई करता रहेगा तो मालिक बनता रहेगा, जैसे जैसे सफाई करता रहेगा कंपनी तेरी बनती रहेगी। खीर होगी। इन एक्सचेंज फॉर सर्विस द कस्टमर, वो कह रहे हैं मैं भी सफाई शुरू करने लगा। द कस्टमर प्रॉमिसेस इट्स ऑन 80 शेयर्स पर वीक। हर हफ्ते के एंड पे आया कहीं, पैसे पूसे रोकड़ा कोई नहीं मिलेगा, तो जी हम क्या दे दिया करेंगे? थोड़े से शेयर ले लो। अच्छा, फुल स्टॉप। द टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर दैट शेयर्स मस्ट बी पेड अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच वीक ऑफ। हर हफ्ते के एंड पे काम देखा जाएगा, जहां जहां मिट्टी नजर आई चपेड़े मारी जाएंगी उसको, अगर मिट्टी नजर ना आई तो उसको इंशाल्लाह 80 शेयर हम दे दिया करेंगे। ऑन 7 चपेड़ का लफ्ज़ ना बोला करें, चपेड़े बोला। ऑन 7 जनवरी 2001 को कितना अरसा गुजर गया? 1 हफ्ता गुजर गया। कस्टमर
नेस्ले, नेस्ले इशूड शेयर, नेस्ले ने शेयर इशू कर दिया, हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 पर शेयर ऑन दैट डेट। अच्छा वैसे आपके घर जो जमादार आता है वो तो ये एंट्री करता होगा ना, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, लेकिन वो तो आपके घर आता है, ये तो नेस्ले वालों के पास आ रहे हैं, ये क्या एंट्री करें? बोले बोले बोले, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और इनकम क्रेडिट। डन हो गया, तो वो ये एंट्री कर ले। आपके घर जो जमादार आता है वो एंट्री करता होगा कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, आप उसे कहते हैं नोट दे देते हैं, लेकिन इधर उसे क्या मिल रहे हैं? शेयर। लेकिन यार इधर एक बात जरा सुन लें, इधर आपने ना जो इनकम है, रेवेन्यू, वो बैलेंसिंग निकालना है। वो क्या निकालना है? बैलेंसिंग, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैश भी आ सकता है, ट्रांजैक्शन में कैश भी आ सकता है। तो आपने इधर ना इनकम बैलेंसिंग निकालनी है, इनकम बैलेंसिंग निकालनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, बबलू को कैश कितना मिला? 0। शेयर कितने मिले? 80। और कितने रुपए वाले? 12 वाले 960। इनकम बैलेंसिंग निकाला करना। गलती से बच्चे 8 जरा 12 इधर करते हैं, फिर वो गड़बड़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की प्राइस वगैरह भी गलत निकाल देते हैं। प्लीज इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है। सेल हमेशा बैलेंसिंग निकालनी है, इधर सेल बैलेंसिंग निकला करिए। शायद सोल्यूशन में मैंने लिखा भी हुआ है, सेल के साथ क्या लिखा हुआ है? बैलेंसिंग। नोट कर लें एंट्री रजिस्टर पे। क्या चीज? रेवेन्यू कर दो, रेवेन्यू कर दो। अगर सोल्यूशन में सेल लिखा हुआ है, रेवेन्यू कर दो, सेल ना करो। सेल ऑफ सर्विसेज है ना, रेवेन्यू का लफ्स, ठीक है, रेवेन्यू कर दो। सेल, सेल काट दो लफ्स सोल्यूशन से, रेवेन्यू। और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है इसका, जमादार जगह जगह जाके, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके। अच्छा यार मुझे ये बताएं कि इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, जमादार की मिसाल ना लें, नेस्ले वाले कहते हैं यार कोई बंदा हमारी अकाउंटिंग कर दे, तो अ सीए फर्म एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद नेस्ले टू प्रोवाइड अ वीकली सर्विस फॉर 1 ईयर। तो ये भी मिसाल हो सकती है, तो कई मिसालें हो सकती हैं। तो जमादार के आगे स्लैश सीए फर्म, स्लैश से मुराद समझ लें सीए फर्म, तो सीए फर्म कौन सी सर्विसेज देगी? वीकली अकाउंटिंग सर्विस, वीकली अकाउंटिंग सर्विस। जमादार स्लैश सीए फर्म, ओके, स्लैश, नहीं मैं नाम नहीं लिखवाऊंगा, KPMG PwC निकलवाओगे तुम लोग, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला सवाल जी मेरा आपसे ये है, अगर ये शेयर अब इसके पास पड़े रह गए तो हम इससे सवाल पूछेंगे, पुत्र शॉर्ट टर्म के लिए लिए लॉन्ग टर्म के लिए? वो कहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो अब हम अगर इस शेयर की प्राइस साल के एंड पे बढ़ गई तो फेयर वैल्यू गेन P&L में ले जाएंगे IFRS 9 की रोशनी में। अगर इसने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो हम इसे एक ऑप्शन देंगे, जमादार पुत्र इधर पूरी गालों मेरी सुनी, अगर तो तू चाहता है कि तू इररिवोकेबली डेजिग्नेट करे OCI को, मुझे पता है उसे बातें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आपने अपनी तकरीर जारी रखनी है। अगर तो तू चाहता है कि तू इसको OCI वाले रास्ते पे डाल तो फिर तूने वापस नहीं फिरना। वो कहेगा ठीक है जी मैं नहीं फिरांगा, पता नहीं की कह रहे हैं, मैं नहीं फिरांगा वापस, तो फिर OCI में डाल दें इसके गेन को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, और वरना फिर P&L में डाल दें। और जो डिविडेंड आया करेगा शेयर्स पे उसकी तो एक ही एंट्री है, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की अब नॉर्मल अकाउंटिंग किसकी रोशनी में होगी? IFRS 9 की। ओके अगली वो रेपिटेशन है, एंटिटी ए। यार एंटिटी कौन होता है यार, ये बता दें यार। सेलर, सेलर डिसाइड्स टू टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अ कंसल्टिंग सर्विस। सेलर है जी शेख रशीद। शेख रशीद डिसाइड किया टू टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर नेस्ले। शेख रशीद ने नेस्ले वालों को कहा पुत्र मशवरा मेरी तरफ से, मशवरे मेरी तरफ से। अब सेलर कौन है सर्विसेज का? शेख रशीद, और बायर नेस्ले। शेख रशीद एग्रीज। यार जा क्यों रहे हो? अच्छा इधर आ रहे हो।
लेट आए थे, ऑनलाइन लोगे मेरे ख्याल से। शेख रशीद एग्रीज टू रिसीव 1000 शेयर्स ऑफ, ये नेस्ले नहीं था, पेल कंपनी थी। शेख रशीद agrees to receive 1000 shares of customer, both accept the contract on Yakam January when the shares are valued at 50. ऑन यकम फरवरी 14, महीना गुजरने के बाद एंटिटी ए शेख रशीद ने मशवरे दे दिए व्हेन द शेयर्स आर वैल्यूड एट 52। इस सवाल में आप परेशान करने के लिए दो प्राइसेस दे दिए आपको। किस दिन की प्राइस लेंगे? जिस दिन आपने सर्विस दे दी या जिस दिन आपने माहिदा किया था उस दिन की शेयर प्राइस, जिस दिन सर्विस दे दी, जिस दिन सर्विस दी। सर्विस कब दी? फरवरी के एंड पे। तो इसमें फरवरी के एंड पे आपने सर्विस दे दी, तो अब आप क्या करेंगे बोलें? तो एंट्री बताएं क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कितने शेयर्स? 1000 ज़रब कितना? 52,000। कैश कोई मिल रहा है? हाँ नहीं। रेवेन्यू बैलेंसिंग निकालें 52, ये एंट्री करो। क्या चीज? बस जिस दिन आपने रेवेन्यू बुक करना है उस दिन की आप देखेंगे। मैं अभी इंग्लिश आपको ऊपर पढ़ाने लगा हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट डेट की शेयर प्राइस तो नहीं देखनी। कॉन्ट्रैक्ट तो किस दिन हो गया था दोनों का? यकम जनवरी। पढ़ें। टैक्सी क्लास लेने आए हैं, 50 मिनट पहले आ गए हैं। ड्राइवर वही है, सवारियां बदली हुई हैं। टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, टू डिटरमिन द transaction price for contracts with a customer promises consideration in which a customer promises consideration in form other than cash। यार अब थोड़े बड़े हो गए, जरा इंग्लिश को समझा करें। टू डिटरमिन द सेल प्राइस लिखें ऊपर, टू डिटरमिन द सेल प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन विच Nestle, for contract in which Nestle promises consideration in form of shares, promises consideration in form of shares, please other than cash को लिखें shares। आ जमादार, आ जमादार, दारचीनी, आ जमादार shall measure the non cash consideration, shall measure the shares at fair value, measure the shares at fair value। ठीक है जी। वो ऑब्वियसली उसी दिन की फेयर वैल्यू होगी जिस दिन आपने सर्विस रेंडर किया, जिस दिन आपने सर्विस रेंडर किया उस दिन की फेयर वैल्यू होगी। ओके, एक जी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये जरा और से सुन लीजिएगा। बबलू प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विस फॉर कॉलेज। बबलू ने क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है कॉलेज को फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए, फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए। इन कंसिडरेशन क्या मतलब? बदले में कॉलेज विल गिव इट्स ओन शेयर्स। कॉलेज बदले में क्या देगा आपने? शेयर्स देगा। कॉलेज विल गिव इट्स ओन शेयर्स हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज। कॉलेज विल गिव इट्स ओन 500 शेयर्स। कॉलेज अपने 500 शेयर्स देगा, हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹30। अच्छा 30 ईच। यहां तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया, यहां तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया। इंग्लिश में यहां वाले लिख लो।
फैसिलिटेट, टू फैसिलिटेट बबलू, टू फैसिलिटेट बबलू। इनको ना जरा 5000 शेयर कर लेता हूं, जरा फिगर में अच्छी करना चाह रहा हूं। टू फैसिलिटेट बबलू, कॉलेज लफ्स में तो देख लो, कॉलेज गिव्स हिम वैक्यूम क्लीनर, कॉलेज गिव्स हिम वैक्यूम क्लीनर। ट्रांजैक्शन ने रुख बदला, बात आसान है, बात तो समझ आ रही है ना। बबलू से कहा सफाई कर, बबलू ने कहा कारपेट लगे हुए हैं इधर नीचे, मैं कहां से झाड़ू फेरूं। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा पुत्र वो वैक्यूम क्लीनर उधर पड़ा हुआ है, वो उठा के ले आ, चल जा, वैक्यूम क्लीनर हम तुझे देते हैं, चल थोड़ी सी मदद कर देते हैं तेरी, अब तू कहां जाएगा, वैक्यूम क्लीनर चारा ढूंढता फिरेगा, वैक्यूम क्लीनर चल हमारी तरफ से। आज स्टैंडर्ड कहते हैं बबलू को, बबलू देखो देखो देखो, ये वैक्यूम क्लीनर तुम्हें हमेशा के लिए दे रहे हैं या वापस ले लेना, वो मैं बताऊंगा। अच्छा, तो आम हालात में वापस ले लिया जाता है ना, इस वजह से शायद आप लोगों ने कहा, लेकिन अभी सवाल के अंदर जो क्वेश्चन पूछने हैं वो मैं बताने लगा हूं। टू फैसिलिटेट बबलू, कॉलेज गिव्स हिम वैक्यूम क्लीनर ऑफ रुपीज 8000, 8000 वाला वैक्यूम क्लीनर दे दिया कॉलेज वालों ने, ठीक है। कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसे मैं क्या कहता हूं, रेवेन्यू फॉर बबलू, फॉर बबलू, बबलू का रेवेन्यू निकालें। एज्यूमिंग, एज्यूमिंग, मैं दो फंक्शन लेने लगा हूं। नंबर 1, वेदर बबलू ऑब्टेन्स कंट्रोल और नॉट, वेदर बबलू ऑब्टेन्स कंट्रोल और नॉट। बबलू ऑब्टेन्स कंट्रोल, क्या मतलब, ये इसका फिर बन जाएगा ना, अब फिर ये महीने बाद घर लेके चला जाएगा। वेदर बबलू ऑब्टेन्स कंट्रोल और नॉट, नंबर 1 ऑप्शन बबलू ऑब्टेन कंट्रोल। नंबर 2 बबलू नॉट ऑब्टेन कंट्रोल। चलिए कैलकुलेटर पकड़ के निकाल दें, आपको पता है। अच्छा मोहतरम, जब ये सफाई करेगा, वैक्यूम क्लीनर मिले ना मिले, शेयर मिलने हैं, ये बात तो तय हो गई, शेयर मिलने ही मिलने हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे, जब ये सफाई करेगा तो किस ऑप्शन में वैक्यूम क्लीनर भी मिल जाना है और किस में नहीं मिलना। पहली वाली ऑप्शन में वैक्यूम क्लीनर भी मिल जाना है और दूसरी वाली ऑप्शन में वैक्यूम क्लीनर नहीं मिलना। तो अब दोनों सूरतों में जनरल एंट्रीज क्या बनेगी। ऑप्शन नंबर 1, शेयर तो मिलने ही मिलने हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कितने शेयर्स, जरा 1.5 लाख रुपया। बबलू ऑब्टेन्स कंट्रोल, तो फिर एक और चीज मिल गई, एक और चीज मिल गई, वैक्यूम क्लीनर भी बबलू का हो गया, वैक्यूम क्लीनर डेबिट 8000। अब इसको वो फिक्स एसेट बनाए और डेप्रिशिएट करे बबलू, फिर उसकी मर्जी है, वो जो भी करे। अच्छा, सेल बैलेंसिंग, सेल बैलेंसिंग, वो भाई कहते हैं सेल का अच्छा नहीं लग रहा, तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, और अगर आपने उसको नहीं देना वैक्यूम क्लीनर तो फिर तो अमानत है, तो फिर वो तो उसके शेयर्स को डेबिट करे बस। तो नहीं यार, तो लीज की किस्तें तो नहीं दे रहे ना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और रेवेन्यू नहीं, नॉन कैश कंसिडरेशन है, कैश तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। नोट कर लें, किताब पे नोट कर लें, ये वही कहीं सवाल। जी नहीं, ये अमानत है, ना मिलने पे एसेट बुक करें, ना वापस करने पे लाइबिलिटी को बस। वो अब और कोई वैल्यू दी नहीं हुई, जिस दिन मिलेगा उसी दिन की फेयर वैल्यू, जिस दिन वैक्यूम क्लीनर मिलेगा उस दिन की फेयर वैल्यू गिवन होगी तो उस दिन की लेंगे सवाल में।
जिस दिन वैक्यूम क्लीनर मिलेगा उस दिन की फेयर वैल्यू लेंगे। हाँ हाँ, तो फिर तो उसका नॉर्मल एसेट होता है, उसे डेप्रिशिएट करता, फिर से सेल में बुक ना करता, फिर वो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। नहीं, पैसे नहीं ले रहे ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ, अगर पैसे ले ले तो फिर तो उसकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती, फिर तो इस बाहर निकाल दो। अगर कॉलेज वालों से ये पैसों का खरीद लेता फिर तो वैक्यूम क्लीनर डेबिट कैश क्रेडिट अलग से एंट्री हो जाती, फिर तो इसको रेवेन्यू में बुक ही ना करो ना। फिर उन दोनों डील्स को अलग अलग रख लो, सेल अलग बुक करो और वैक्यूम क्लीनर की परचेज अलग बुक करो। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग बुक करो। नहीं यार, फिर वो तो मोस्ट लाइकली नहीं होगा ना। अच्छा जी, इधर आए। अच्छा अच्छा, नोट कर लें पहले। ले आओ भाई कैमरा इधर। लिखें, इफ कॉलेज contributes वैक्यूम क्लीनर चलो यार उधर रखो भी, पता नहीं इतनी स्लो नोट करते हैं ये लोग, इधर ही रखो भी। ले आओ अभी तक। इफ कॉलेज कंट्रीब्यूट्स वैक्यूम क्लीनर, लिखें आप, इफ कॉलेज कंट्रीब्यूट्स वैक्यूम क्लीनर टू facilitate sweeper fulfillment of contract. If college contributes vacuum cleaner to facilitate the sweeper fulfillment of contract, the sweeper shall assess whether he obtained control of those contributed goods or services. If so, अगर कंट्रोल ले ले, if so अगर ले ले कंट्रोल, तो ये वाला सिनेरियो, if so the sweeper shall account for the contributed goods as also a non-cash consideration received from customer. It is also a non-cash consideration received from customer. If so अगर वो कंट्रोल ले ले तो द स्वीपर शेल रिकॉर्ड वैक्यूम, अकाउंट को रिकॉर्ड, द स्वीपर शेल रिकॉर्ड वैक्यूम एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन। ओके, चलें जी, ये आखिरी बात अब करते हैं, इसके बाद बस आपको अब रिलैक्स कर देंगे। यार ये पकड़ो, कंधे पे लटकाओ, नहीं ऐसे ही बस, बोरी की तरह, बोरी की तरह, बोरी की तरह, बोरी की तरह, यहां से ना ऐसे ऐसे लटकाओ। ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से आप? अच्छा जी, जरा मुझे बताएं, इसने बोरी में सामान डाला हुआ है, ये सेलर है या बायर है? सेलर है। ये क्या है? सेलर है। और मेरी जेब में पैसे हैं, मैं क्या हूं? बायर। ठीक है जी।
पुत्र पुत्र छड़ दे लिखना। अच्छा, आखिरी कॉन्सेप्ट जी हमारा हो रहा है। ये सेलर है, बोरी में सामान डाल के लाया, ठीक है। मैं हूं बाटा, मैं हूं बाटा, तो बाटा वालों के पास ये सामान डाल के लाया है भाई। अच्छा अच्छा, बाटा वालों के पास ये सामान लाया है मोहतरम, इसमें क्या रखा हुआ है? पिशावरी चप्पल। पेशावरी चप्पल। भाई फरमा रहे हैं इसमें पेशावरी चप्पल रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये मुझे बाटा की दुकान, वो बाटा को क्या बेचना चाह रहे हैं? शूज बेचना चाह रहे हैं, ताकि बाटा वाले इसके कस्टमर बन जाएं। अब बाटा क्या है? बायर। और ये क्या है? सेलर। अब मैं इसको जूतों के क्या दे दूं? पैसे। मैं इसको जूतों के क्या दे दूं? पैसे। ये पकड़ो मोहतरम, ये पकड़ो मोहतरम 30,000 रुपया। ये पकड़ो मोहतरम 30,000। अच्छा, ये पकड़ो 30,000। इधर ही रहो। ये पकड़ो 30,000। और ये मैंने जूते जाकर कहीं पीछे खुडे लाइन लगा दिए, वो बेसमेंट के अंदर जाके आखिरी रैक में मैं ये जूते रखा आया। किसका बैग है? परेशान हो। अच्छा, तो मैं जूते जाके आखिरी रैक में रखा आया। अब आप जरा देखो कि आपके जूतों के साथ क्या हुआ है। अब ये बेचारा परेशान हो गया, ये बेचारा परेशान हो गया। इसने कहा यार ये मेरे जूतों के साथ क्या कर रहे हो? कोई लेवल है जरा इनका। मैं पेशावर के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम जो है वो दिन रात करके जूते बनाते हैं, और तुमने खुडे लाइन लगा दी है। कोई कस्टमर बेसमेंट में जाता नहीं, जाएगा तो आखिरी रैक में कौन जाएगा? वहां तो वैसे ही इतनी स्मेल आ रही होती है, हबस और ये और वो। तो तुम लोगों ने क्या किया मेरे जूतों के साथ? उन्होंने कहा चल 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 चल। अच्छा आप सॉरी, चल 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 चल। हमने कहा चल चल भाईजान नसो। इसने जेब से पैसे निकाले। इसने जेब से क्या निकाले? निकाल, उसमें से थोड़े से निकाल ले, जो मर्जी कर ले। इसने जेब में से पैसे निकाले। इसने कहा कौन पैसे दे रहा है? सेलर। ओ भाई ये सेलर है। ओ भाई ये ठीक है, तो ये सेलर है, मैं क्या हूं? बाय। पहले मैंने कितने पैसे दिए थे जूतों के? 30,000। आज जब मैंने 30,000 रुपए इसको दे दिए, तो इसने जाते हुए देखा कि इसके जूते जो है वो मैंने खुडे लाइन लगा के रख दिए हैं। तो इसने कहा इस तरह तो इनकी मशहूरी नहीं होगी, और ना मशहूरी होगी, और ये स्टॉक उधर ही पड़ा रहना है। कल कलाओं को मैं दोबारा बोरी भर के लाऊंगा, तो बाटा ने मुझे लिफ्ट नहीं करानी। तो इसने कहा इन जूतों को जरा किसी प्रॉपर रैक मेरी तरफ से बनवा लो, कुछ कर लो यार, इन जूतों को जरा मेन स्ट्रीम पे लाओ। जैसे ही एंटर होते हैं सिक्योरिटी गार्ड जहां खड़े वहां रैक में साइड पे करके रख दो, उसके लिए मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूं। अब ये मुझे पैसे दे रहा है, ये मुझे पैसे दे रहा है, तो आप मुझे पैसे दो तुम। जैसे ही इसने मुझे पैसे दिए, तो मैंने इसके जूतों को लाके मेन स्ट्रीम पे रख लिया, इसके जूतों को लाके मेन स्ट्रीम पे रख लिया। ये जो इसने मुझे पैसे दिए, इसका इंग्लिश में नाम होता है कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। ये आम चीज नहीं है जो आप लोग मार्केट में देखते हो, लेकिन ये चीज अब आहिस्ता आहिस्ता आम होती जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे पेप्सी वाले क्या करते हैं? पेप्सी वालों ने 4 लाख की बोतलें बेची किसी दुकानदार को। अब दुकानदार ने उन बोतलों को पीछे कहीं रख दिया, तो पेप्सी वालों ने कहा यार इन बोतलों को ना मेन पे लाओ, फ्रीजर मेरी तरफ से ले लो। पैसे नहीं दिए, पेप्सी वालों ने क्या कहा? फ्रीजर मेरी तरफ से ले लो और इनको सामने ला के रखो। तो अब ऐसी सूरत में क्या सेलर बायर को कोई चीज, आमतौर पे बायर ने देनी होती है ना चीज, तो बदले में क्या दे रहे हैं वैसे आजकल? सेलर। जरा सवाल पढ़ें। कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर
बाय, ये बिल्कुल उल्टी चीज है। कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। जी एसीआर ये वाला बंद कर दो वो करा के। कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। ओके, आपका नाम क्या है भाई? रेहान। रेहान मैन्युफैक्चर्ड पिशावरी चप्पल इन पिशावर। जाहिर बात है मुल्तान में तो नहीं। अच्छा जी, रेहान मैन्युफैक्चर्ड पिशावरी चप्पल इन पिशावर एंड सोल्ड इट टू बाटा फॉर 30,000। ये कौन सा सफा आ गया, कहाँ आ गया, क्यों आ गया? टू बाटा फॉर 30,000। तो बाटा पेड, बोले 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 बोले, लिखे ऊपर बाटा पेड, बाटा मैं हूं और पिशावरी चप्पल ये लेके आया था। तो बाटा पेड 30,000, मैंने इसको 30,000 रुपये दे दिए। यू कौन है इधर? रेहान ने थोड़ी देर बाद क्या किया, जब उसने देखा बैग इन्होंने फारक करके पीछे लगा दिए मेरे जूते, तो रेहान ऑल्सो पेड, हालांकि सेलर पैसे देता नहीं, रेहान ऑल्सो पेड बाटा रुपीज फॉर अ शेल्फ टू बी इंस्टॉल्ड एट फॉर डिस्प्ले ऑफ दीज शूज। अब आप अगर पाया और खोया जानते हैं, यानी रेहान ने क्या पाया और क्या खोया, तो रेहान के इनफ्लो को मुझे ग्रीन से हाईलाइट करवा दें। 30,000। मैं सेलर की बुक्स की बात कर रहा हूं, सेलर की बुक्स यानी रेहान। रेहान रेहान क्या करेगा? रेहान कितने पैसे लेगा मेरे से वो मुझे पैसे लेके वो बोरी दे देगा मुझे। तो रेहान मुझे 30,000 देगा, तो रेहान को मैं 30,000 दूंगा, तो रेहान का इनफ्लो बोलें 30,000। तो ये रेहान के लिए इनफ्लो हो गया। जब रेहान ने देखा कि मेरे जूतों को साइड पे कर दिया, तो रेहान ने मुझे रिश्वत दी या कोई पैसे दिए, उसने कहा यार खुदा के लिए इनको तरफ मेन स्ट्रीम पे ले आ। तो अब ये रेहान के लिए क्या है? आउटफ्लो। बार बार मैं लिख रहा हूं बड़ा बड़ा करके, रेहान की बुक्स। अच्छा जी, आप बता दें पाया कितना रेहान ने? 30। वापस मुझे कितना कर दिया उसमें से? 6। तो रेहान का रेवेन्यू 24,000 नेट करके रेवेन्यू बुक करेगा। चलें जी, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, a cloth manufacturer enters into a contract with Metro Cash and Carry। रुक जाएं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर बोरी में क्या डाल के लाया होगा? कपड़े। किसके पास? मेट्रो के पास। मेट्रो कौन है? बायर। और क्लॉथ मैन्युफैक्चरर सेलर। अभी सवाल में पता नहीं चला, आगे जाके पता चल जाएगा। मेट्रो कमिट्स टू बाय एट लीस्ट 20 मिलियन ऑफ आइटम्स ओवर नेक्स्ट 12 महीने। नहीं 20 मिलियन ईच नहीं है। मेट्रो कमिट्स टू बाय एट लीस्ट ₹20 मिलियन ऑफ आइटम्स ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। 20 मिलियन के कपड़े मेट्रो ने खरीदने हैं। भाई कितनी देर में आ रहे हो? 2 मिनट में। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर सेलर पेमेंट्स करता होता है। कभी आपको पता है जिंदगी में सेलर पेमेंट? अजीब सी बात हो रही ना, सेलर्स पेमेंट्स कर रहे हैं। सेलर टू मेक अ पेमेंट ऑफ 1 मिलियन टू मेट्रो टू कंपनसेट द मेट्रो फॉर चेंजेस that will need to make to its retail stores to accommodate the products in shelves। ठीक है जी। तो अब बता दें क्लॉथ मैन्युफैक्चरर ने कितने के कपड़े बेचने हैं? 20 के। और उसने कितने पैसे लेने हैं? 20 लेने कितने हैं? 20। और देने कितने हैं? 1। डन। अगर ये
अभी पूरा साल ना हुआ होता और आधी डिलीवरीज हुई होती, तो 20 को भी आधा करते और 1 को भी आधा करके रेवेन्यू बुक करते। बस ये कॉन्सेप्ट कर लें। हमारा आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 2, एग्जाम्पल 2। भाई जहन में ना प्लीज़ वो मिसाल रखें। रेहान बोरी कंधे पे रख के लाया, मैं रेहान को पैसे दूंगा, रेहान भी मुझे पैसे देगा। तो बात चलते चलते उस तरह सोचें बीच में। हाँ, ये सवाल में इन्होंने सही गलती निकाली है। एट ईयर एंड रुपीज़ 4 लाख, रुपीज़ 4 लाख। रेहान डेट मैन्युफैक्चरर जूते enters into a 1-year contract to sell goods to Bata. That is a large global chain retail store, Bata. The Bata commits to buy at least 16 लाख of products during the year. 16 लाख की चीजें मैं तुमसे खरीदूंगा। The contract also requires the Rehan to make a non-refundable payment of 3 लाख। रेहान मुझे पैसे देगा 3 लाख टू द बाटा एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पैसे तो शुरू में ही दे देगा, लेकिन द 3 लाख पेमेंट विल कंपनसेट, 3 लाख की पेमेंट कंपनसेट करेगी। बाटा को क्यों 3 लाख आ रहा है? फॉर द चेंजेस इट नीड्स टू मेक टू इट्स शेल्विंग टू अकोमोडेट द एंटिटीज प्रोडक्ट्स। साल के एंड पे रेहान ने 16 लाख में से 4 लाख के जूते बेच दिए हैं। ठीक है, अब मुझे बता दें कि पूरे जो साल में कितने जूते बिकने थे? 16 लाख के। उसमें से कितने बिक गए? 4 लाख के। तो जो पैसे मैंने रेहान को देने हैं, मैंने वो 16 लाख देने हैं, उसमें से मैं कितनों के पैसे दे देने चाहिए? 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, 25% सेल रेहान की तरफ से हो गई है। अब अगर सेल 25% की हो गई है तो सेल की रिडक्शन पूरी हो या वो भी 25% हो? अब बता दें, अगर मैं ये बात करूं कि मेरा जो रेवेन्यू है वो रेहान का रेवेन्यू 4 लाख है, उसमें से लेस पूरा 3 लाख हो या लेस हो 3 लाख का 25%? 3 लाख का 25%, कितना? 75,000। तो रेहान रेवेन्यू कितना बुक करें? तो जिस तरह आपने सेल 25% बुक की, उस तरह सेल की रिडक्शन भी 25%। ये कितने लोगों ने फिगर सही निकाल ली थी? ओके, आपने भी भाई। डन। तो जी 3 लाख, हाँ हाँ, लेकिन चीज का नॉन रिफंडेबल होना उसको नेट नहीं करवा देता। हम कॉन्ट्रैक्ट को उसकी रियलिटी में लेके चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की रियलिटी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मसाइल नहीं है कि नॉन रिफंडेबल टाइप चीजें ढूंढें। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, तो नॉर्मल तरीके से चीजों को चलने दें। जितनी सेल बुक हुई उतनी सेल की रिडक्शन बुक करें। अच्छा जी, अब
अब एक स्टेप है जो मैंने आपको कल करवाना है, लेकिन उसके थ्योरी की डिस्कशन जरा बस आज सुन लें आप आराम से, रिलैक्स होके 10-15 मिनट। इधर देखें भाईजान, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुन लें। कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम बर्गर, इधर अटेंटिव रहें। कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम बर्गर ऑन इट्स ओन विदाउट फ्राइज एंड बॉटल? यार देख ही नहीं रहे आप लोग, फायदा। कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम बर्गर ऑन इट्स ओन, यानी खुद बेनिफिट इससे ले सकते हैं विदाउट फ्राइज एंड बॉटल? क्या आप बेनिफिट ले सकते हैं बर्गर से विदाउट फ्राइज एंड बॉटल? अच्छा, पहला सवाल मेरा ये हो गया। आपने कहा जी हम बिल्कुल बर्गर खा सकते हैं, उसके लिए हमें किसी पानी की जरूरत नहीं, हमें किसी फ्राइज की जरूरत नहीं, बल्कि इनसे बर्गर ले लें, पानी कहीं और से जाके ले लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, क्या ये जो 3 चीजें हैं, आर दीज 3 थिंग्स आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? यस? नहीं नहीं, डील की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपसे जो सादा सा सवाल पूछ रहा हूं। आर दीज 3 इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? यानी कि उसने बर्गर के अंदर फ्राइज डाल के ऊपर से पानी करके गीला कर दिया सारा। आर दीज 3 एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? क्या ये तीनों इनपुट्स हैं जिन्होंने एक आउटपुट बना दिया है? मेरे ख्याल से दीज आर नॉट 3 इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, rather these are 3 outputs, rather these are 3 outputs। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब अगला सवाल आपसे पूछने लगा हूं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉफी मोका कैपेचिनो भाई फरमारे कहते हैं, जाता रहता हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर बिल फर्ज ये ऑर्गेनाइजेशन आपको दूध अलग से दे दे, कॉफी बीन्स अलग से दे दे और चीनी अलग से दे दे, कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज थिंग्स ऑन इट्स ओन? यस यस। आप किसी से जाके कॉफी बनवा लें या खुद घर जाके कॉफी बना लें, यू कैन मेक इट। आप बोंगी मार रहे हैं, क्यों नहीं सवाल समझ रहे? सदा से सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन कहे यार हमारी मशीन खराब हुई है, आपने कहा यार रात के 12 बजे तेरी मेहरबानी थोड़ा सा दूध मुझे दे दे, चीनी दे दे और जो है वो कॉफी बीन्स दे दे, बाकी मेरा काम है। कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज थिंग्स ऑन इट्स ओन? अगला सवाल, अब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉफी बना के दे देती है, आर दीज मिल्क, चीनी, कॉफी, आर दीज इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, या दे हैव गिवन यू 3 आउटपुट्स? दे हैव गिवन यू मिल्क, दे हैव गिवन यू, नो 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 नो, वो दे सकते थे लेकिन उन्होंने क्या बना के दे दी? कॉफी बना के दे दी। अब आप मुझे बताएं, जो बर्गर वाली ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर मैकडॉनल्ड्स वाले क्या करेंगे? बर्गर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बॉटल सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और फ्राइज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। डन। लेकिन अगर मैं कॉफी वाली बात करूं तो जिसने आपको कॉफी बना के दे दी, जब उसने कॉफी बना के दे दी तो आपने जब कॉफी ले ली तो आप सोचें क्या अगर ये अलग अलग चीजें मिल जाती तो भी आप बना सकते थे? हाँ, ये बात तो ठीक है, अलग अलग चीजें मिलती तो भी आप इनको यूज कर सकते थे। जैसे ये तीनों आपको अलग अलग मिलते तो भी आप यूज कर सकते थे, इस कॉफी के अंदर भी चीजें अलग अलग मिलती तो आप यूज कर, लेकिन एंटिटी ने इनको कंबाइन करके दे दिया। अब मेरे अगले सवाल का जवाब दें, आर दीज मिल्क, चीनी, कॉफी, आर दीज एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ combined output or are these separate outputs? These are inputs to produce a, बोलें combined
आउटपुट। अच्छा जी, अब मैं एक और मिसाल देने लगा हूं आपको। मैकडॉनल्ड्स वालों के लिए कितने वादे थे? 3। बर्गर की सेल अलग बुक करेंगे, बॉटल की सेल अलग बुक करेंगे, फ्राइज की सेल अलग बुक करेंगे। लेकिन ये लोग दूध की सेल बुक नहीं करेंगे, चीनी की सेल बुक नहीं करेंगे, कॉफी की सेल बुक नहीं करेंगे, सॉरी कॉफी बीन्स की सेल बुक नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी सेल बुक करेंगे? कॉफी की। अच्छा, आप थोड़ी देर के बाद जो है वो रशीद बर्गर वाले के पास चले गए और पुत्र अंडा शामी ला। अच्छा, अब उसने अंडा शामी आपको लगा के दिया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अगर वो आपको टमाटर दे देता, अगर वो आपको हरी मिर्चें दे देता, अगर वो आपको नमक दे देता, अगर वो आपको मिर्चें दे देता, अगर वो आपको अंडा दे देता, अगर वो आपको, वो अंडा तो नहीं देता मतलब, अगर वो आपको अंडा दे देता, अगर वो आपको बर्गर के बन दे देता, और अगर वो आपको कबाब, अगर वो आपको गायना ना करो पूरी, कबाब कर लो, अगर वो आपको कबाब दे देता, कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज थिंग ऑन इट्स ओन? बिल्कुल, आप खुद इनसे फायदा उठा सकते हैं। या खुद घर जाके बना लें, बेगम को उठा, बेगम उठ, चीजें आ गई हैं, बर्गर बना। या तो खुद घर जाके बना लेते या किसी और बर्गर वाले से बनवा लेते, हो सकता था ये, लेकिन उसने आपको इकट्ठा करके दे दिया, उसने आपको इकट्ठा करके दे दिया। आर दीज एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट और आर दीज सेपरेट इनपुट्स, सॉरी सेपरेट आउटपुट्स? These are inputs to produce a combined output. Therefore, seller will book the revenue of burger only. क्या सेलर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तुम्हें टमाटर देना है, तुम्हें अंडे देना है, तुम्हें मिर्चें देना है, तुम्हें अंडे देना है, तुम्हें बर्गर बन देना है, तुम्हें शामी देना है, क्या ये वादे हैं उसके? और इन वादों को लिख के फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, फिर एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट करे, या वो बेच ही एक चीज रहे? बेच ही एक चीज रहे। तो कितने सवाल पूछा करेंगे? 2 सवाल पूछा करेंगे। पहले सवाल के ऊपर इंशाल्लाह मैं कल फोकस करूंगा। दूसरा सवाल आपको समझ आ रहा है मेरी मिसालों में? आर दीज आर वेरियस इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ, और देर आर सेपरेट आउटपुट्स, टमाटर अंडे, देर आर नो सेपरेट आउटपुट्स। समझ आ गई इस बात की? अच्छा जी, अब आप जो है वो किसी दुकान के ऊपर चले गए और दुकान से आपने सूट खरीदा, दुकान से आपने सूट खरीदा। अब बता दें दुकानदार क्या करे? सेल ऑफ बटन, सेल ऑफ धागा, सेल ऑफ कपड़ा, सेल ऑफ गोटा, पता नहीं क्या क्या चीजें, सेल ऑफ बला बला, दुकानदार ये सेलें बुक करे। क्यों 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 क्यों? बोलें 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 बोलें, क्यों क्यों? नहीं, आपको अगर वो अलग से कपड़ा दे दे, अलग से धागा दे दे, अलग से बटन दे दे, तो आप कहीं और सजा के सिलवा सकते हैं। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक और मसला है ना इधर। क्या? आर दीज, दूसरा सवाल भी पूछा करना है। पहला सवाल तो अपनी जगह, दूसरा सवाल भी पूछा करना है। दूसरा सवाल क्या है? आर दीज 3-4 थिंग्स आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, और आर दीज आर सेपरेट आउटपुट्स? कंबाइंड आउटपुट। ठीक है जी। अगली बात, आप दुकान पे गए, आपने जे डॉट की दुकान से एक जूता खरीदा और एक कुल्ला खरीदा। अब आपने जूता खरीदा और कुल्ला खरीदा, तो ऐसी सूरत में उसने आपको जूता बेचा, जूते के अंदर चमड़ा बेचा, उसके कील बेचे, उसकी फॉर्म बेची, नंबर 1। और नंबर 2, उसने आपको कुल्ला बेचा, कुल्ले के अंदर वाली जो सख्त चीज होती है वो बेची, बाहर जो कपड़ा बंधा होता है वो बेचा, उसके साथ गोटे लगाए, मोती लगाए, वो बेचे। बता दें 7, 8, 10, 12 कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? 2। वाई? क्योंकि जो कुल्ला है उसमें जितनी चीजें मिली हैं वो इनपुट्स ने क्या बना दिया? कंबाइंड आउटपुट बना दिया। तो वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। और दूसरा, जूते के अंदर जो 4-5 चीजें इनपुट्स हुई हैं, उन इनपुट्स ने क्या बना दिया? कंबाइंड आउटपुट बना दिया। एक मिसाल की थी हमने होंडा एटलस कार वाली। होंडा एटलस कार ने आपको जो है वो मिसाल के तौर पे एक गाड़ी बेच दी, और गाड़ी के साथ मिसाल के तौर पे होंडा एसी भी बेचने लग गया। अब गाड़ी के अंदर उसने आपको 50-60 चीजें डाल के बेची, और एसी के अंदर सुनते रहें
एसी के अंदर उसने आपको 20-25 चीजें डाल के बेची। बताएं जी होंडा वालों की कितने वादे हैं? 2 वादे हैं, 2 वादे हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि गाड़ी के एसी अलग है, गाड़ी के अंदर वाला एसी नहीं, मैं ये वाले एसी की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आप गाड़ी के अंदर वाला एसी समझ रहे थे? नहीं, सॉरी, गाड़ी के अंदर वाला एसी नहीं। तो गाड़ी के अंदर वाला एसी तो उसी इनपुट्स के पार्ट बन जाएगा और एक दे देगा, कंबाइंड आउटपुट दे देगा, ठीक है जी। तो अब हम कल इंशाल्लाह क्लास में जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ करेगी उस ट्रांजैक्शन से ये सवाल पूछा करेंगे। एक छोटी सी मिसाल आखिरी आपको मैं बता दूं, उसका आपने मुझे जवाब देना है। आपने एक सूट पसंद किया जाके जे डॉट की दुकान पे, आपने पहना, आपने जब देखा पहन के तो ये बाजू थे आपके, तो ये इस तरह लटके हुए थे। आपने कहा सर कान इधर करें, ऑल्ट्रेशन आपकी तरफ से हो जाए, जरा ऑल्ट्रेशन आपकी तरफ से हो जाए, ठीक है जी। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, ऑल्ट्रेशन कर देती हैं, ज्यादा छोटा कर देते हैं, आपको यहां तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बता दें क्या ये जो है ऑल्ट्रेशन ये आप बाहर से करवा सकते हैं? कैन यू टेक द बेनिफिट ऑन इट्स ओन? अगर आप सूट इनसे ले लें, ऑल्ट्रेशन अपने दर्जी से करा दें, वो जो शीदा आपके घर के पास है, तो अगर ऑल्ट्रेशन अपने अपने शीदे सोचें आ गया, देर में आ गया, तो उसके पास ले जाएं, उसकी मिन्नत समाज करें, यार ये सूट में जे डॉट से लिया, पता नहीं क्या सीते हैं यार, तू जरा सही सेट कर दे, वो भी खुश हो जाएगा, यार ये मेरी तारीफ कर रहा है। अब साजी आपका तो कमाल, आपको काम भी करवाने आते हैं सुना है, तो साजी आप तो कमाल काम करते हैं। तो अब मुझे बता दें क्या आप सूट कहीं और से लेके ऑल्टर कहीं और से करवा सकते हैं? कैन यू टेक द बेनिफिट ऑन इट्स ओन? दोनों चीजों से अलग अलग ले सकते हैं। लेकिन यहां भी स्टैंडर्ड वही कॉन्सेप्ट लगवा रहा है कि जे डॉट वालों ने अब आपको ऑल्टर करके दे दिया। जे डॉट वालों ने क्या किया? ऑल्टर करके दे। जब जे डॉट वालों ने आपको सूट ऑल्टर करके दे दिया तो क्या जे डॉट वालों ने एक आउटपुट के लिए छोटा सा इनपुट डाल के उसे ऑल्टर कर दिया? तो ये भी एक कंबाइंड आउटपुट टाइप चीज बन जाएगी। ये भी क्या बनेगी बोले? कंबाइंड आउटपुट। हालांकि आप किसी और से करवा सकते थे, लेकिन ऑल्ट्रेशन आपने किससे करवाई? उसी से करवाई। तो क्या आप ये कहेंगे कि बाहर जाके जब सूट होगा, यार उन्होंने ऑल्ट्रेशन बेची और मुझे सूट बेचा है? नहीं, बाहर आप ये कहेंगे उन्होंने सूट बेचा है, बस ऑल्ट्रेशन तो एक सेकेंडरी सी चीज थी। तो जे डॉट वाले अलग अलग रेवेन्यू बुक करें, सेल ऑफ सूट, सेल ऑफ ऑल्ट्रेशन सर्विसेज, क्योंकि वो दोनों चीजें इतनी जुड़ी हुई हैं, कॉफी की तरह इतनी जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड है कि एक दूसरे का तकरीबन इंटेग्रल पार्ट है। तो क्या ये ऐसी ऑल्ट्रेशन है जो आउटपुट को ही बेहतर करने के लिए है या नया आउटपुट है? ये सवाल आप हमसे पूछने और दोबारा पूछने, और कल यही सवाल मैंने आपको सॉफ्टवेयर बेचने के वक्त पूछने, जब सॉफ्टवेयर बेचा जाएगा और आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा सा ऑल्टर करवा रहे होंगे। सूट को भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑल्टर करवा सकते हैं और सॉफ्टवेयर को भी। तो अगर एक ही एंटिटी आपको सूट भी बेच रही है और साथ ऑल्ट्रेशन सर्विस भी दे रही है, तो क्या वो दो आउटपुट्स दे रही है या एक आउटपुट को बेहतर करके दे रही है? तो एक तरह का कंबाइंड आउटपुट ही बन रहा है ना, दो आउटपुट अलग अलग नहीं बन रहे। आप ये नहीं कहते मैं जे डॉट से दो चीजें लेके आया हूं। क्या लेके आया हो बेटा? अम्मी सूट लेके आए और ऑल्ट्रेशन लेके आए हूं, रख के लगाऊं, सूट लेके आऊं। ऑल्ट्रेशन क्या चीज होती है जो लेके आए हो? चपेट मारो, अब्बू को भी बुलाओ, डंडा मारो इसको। ओके यार, मुझे दिल धक धक कर है, 7 मिनट अभी रहते हैं। देखिए मुझे तो अजीब सी कैफियत हो रही है, आपसे टाइम मांगा हुआ है, आप आके बैठे हुए हैं बाप सारे, और आपको हम ऐसे ही रवाना कर दें तो यार वो उसको जरा बुला के लाओ, आतिफ को, अब्दुल्ला को। यार वो जो नहीं कल सारी बातें करेंगे, कल इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट पे घंटा लगना है। बेनिफिट्स ऑन इट्स ओन वाली बातें भी होगी इंशाल्लाह तफसील से। कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ रही कि मैंने समझाने की कोशिश की है। बर्गर अलग चीज है, बॉटल अलग चीज है, फ्राइज अलग चीज है। अच्छा सवर
ना 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 भाई, इल्जाम ना लगाएं, मैं आपको कुछ भी नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ जो आपको दे दिया हुआ है सफ़ा वो दिखा रहा हूँ। पेज 460, कुछ नहीं खोलने के, पेज 461 किताब का था और आपको मैंने एक समरी दी थी, तो घर जाके ना इस सफ़े को रेफर जरूर कर लीजिएगा। कुछ लोगों ने रेफर कर लिया होगा, इधर देखें। जनरल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स में देनी होती है ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस। कुछ ना पेज ना खोलें किताब का, एक मिनट सुन लें। पेज 461 ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस। तो जनरल इंफॉर्मेशन में ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस, फिर इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी के बिल्डिंग वगैरह कहाँ हैं, इसमें लोकेशन भी बताना होता है और एरिया ऑफ लैंड भी बताना होता है। डन। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसमें 3 चीजें बतानी होती हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी में। प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन और रीजंस फॉर। ये बार बार पढ़ने से चीजें याद हो सकती हैं। रूम नंबर आपने बताना था, आतिफ से पूछे, रूम नंबर बताना था उसने। ओके, इसके बाद नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज, एम्प्लॉइज हो गया। लोकल एसोसिएटेड कंपनीज के बारे में क्या डिटेल देनी है और फॉरेन एसोसिएटेड कंपनीज के बारे में क्या डिटेल देनी है। तो ये मैंने थोड़ा सा बताना था, घर में टाइम निकाल के ना यहां पर भी पेज नंबर लिख लें, यहां पर भी पेज नंबर लिख लें। तो यहां पे आप पेज नंबर लिख लेंगे, जरा चीजें क्रॉस लिंक हो जाएंगी। और दूसरी बात, इनके एंड पे मैंने क्या लिखा हुआ है, रेफर रिमेनिंग फ्रॉम बुक। क्या मतलब है इस बात का? मैंने आपको सारे डिस्क्लोजर नहीं दिए, मैं तरतीब से चलाऊं, मैंने कोशिश की थी बनाने की। जनरल रिक्वायरमेंट्स बना दी मैंने एक सफ़े पे, फिर दूसरे पे दोबारा जनरल रिक्वायरमेंट्स चली, याद है, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज, ये सारी बना दी। उसके बाद फिर मैंने कोशिश की बैलेंस शीट बनाने की। बैलेंस शीट में मैंने फिक्स्ड एसेट की चीज़ें लिखी, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स लिखे, फिर डेटर्स थे और आगे करंट लाइबिलिटीज थी, कॉन्टिजेंसी कमिटमेंट्स थी। तो इस तरह का सफ़ा अब आप खुद आगे बना लें, नहीं बना सकते तो कोई मसला नहीं, बुक से बाकी चीज़ों को रेफर कर लें। तो ये मेरा कहने का मकसद था। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई होमवर्क नहीं।